Hello everyone, this is Riddhi Dubey and in this video we are going to study about the basics of transportation engineering और ये हमारे यूनिट 1 है और इस यूनिट 1 में जो भी टॉपिक्स कवर होंगे उसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन है कि एज़ वी नो कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी को मानते हैं और किसी भी एरिया के डेवलपमेंट को अगर हम देखते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट से ज़रूर जोड़ते हैं और हाईवे के कंस्ट्रक्शन से ज़रूर जोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा देखते हैं कि हमारे कौन कौन से मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन है कि अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है ट्रांसपोर्टेशन का देखना है तो उसके कितने मोड होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो रोड और हाईवे के थ्रू होता है तो वो हमारा एक मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। एयरवेज़ के थ्रू जो हमारा होता है थ्रू एयर तो वो हमारा एक मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन है। थ्रू वाटर जो मूवमेंट होगा वो हमारा एक मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन होगा और रेलवेज़ के थ्रू जो होगा वो एक मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन है। तो जो हमारा बेसिक मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन है लाइक जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी भी एरिया में रह रहे हैं, सपोज़ अगर हम किसी विलेज एरिया में रह रहे हैं तो हम वहाँ से डायरेक्टली कोई एयरपोर्ट और किसी हार्बर एरिया को या फिर किसी रेलवे स्टेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते। किसी भी रेलवे स्टेशन, हार्बर पॉइंट, वाटरवेज़ के लिए या एयरवेज़ के लिए हमें एक बेसिक जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारा वो रोड है। विदाउट रोड के थ्रू हम लोग इन तीनों पर भी नहीं पहुंच सकते हैं, राइट। तो जो हमारा बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम लोग रोड ट्रांसपोर्टेशन को मानते हैं यानी हाईवे ट्रांसपोर्टेशन को मानते हैं। जो हमारा एयरवेज़ होता है, एयरवेज़ एज वी नो कि वो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और वाटरवेज़ जो होता है वो हमारा स्लोएस्ट मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन है और रेलवेज़ जो है वो हमारा कन्वीनियंट और इजी है। अगर हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इनकन्वीनियंट हो जाता है हाईवे, तो हम लोग उसको रेलवेज़ में देखते हैं और थोड़ा सा हमारे इजी भी होता है, कन्वीनियंट भी होता है, चीप भी होता है। एयरवेज़ हमारा फास्टेस्ट तो है, लॉन्गेस्ट दूरी के लिए हम लोग फास्टेस्ट मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन एयरवेज़ को सिलेक्ट करते हैं, बट ये थोड़ा सा हमारे लिए हमारे क्या मतलब एक कॉमन पीपल के लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी है कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हमारा वाटरवेज़ है वो हमारा स्लोएस्ट मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन है, राइट। तो ये तो हमारे कुछ मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन हो गया जो हम देख लिया कि हमने 4 तरीके के हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, हाईवे, एयरवेज़, वाटरवेज़, रेलवेज़, राइट। और जो बेसिक मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा हाईवे है, ठीक है। अब अगर हमें रोड का क्लासीफाई करना हो तो अब हम हाईवे के बारे में इसमें सारे पढ़ेंगे, एयरवेज़, वाटरवेज़, रेलवेज़, ये ट्रांसपोर्टेशन 2 में हमको पढ़ना होता है। ट्रांसपोर्टेशन 1 में हम हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रोड है कि हमारे रोड जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं, हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि हमारा नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NH, SH, MDR, ODR एंड VR से। तो NH का मतलब हो गया हमारा नेशनल हाईवे, SH हो गया स्टेट हाईवे, MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड VR जो हो गया हमारा विलेज रोड हो गया, ठीक है। तो नेशनल हाईवे क्या होता है? नेशनल हाईवे हमारा जो होता है वो हमारा एक सिटी से दूसरे सिटी को, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ता है, ठीक है। स्टेट जो है वो सिटी टू सिटी कनेक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाले हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड जो होते हैं वो हमारा जो बिल्कुल लोकल एरियाज़ होते हैं, जो विलेज एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्ट होता है वो हमारा होता है विलेज रोड, राइट। तो हमारे 5 तरीके के रोड के क्लासिफिकेशंस होते हैं, NH, SH, MDR, ODR एंड VR, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे। तो कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए थे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग NHDP बोलते हैं। तो सबसे पहले तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमारा सबसे इनिशियल फेज़ में जो ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बना था। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो हमारा एक लेआउट है, तो इसमें क्या किया गया था कि 4 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट किया गया, राइट। 4 मेजर सिटीज़ जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। तो ये हमारे चारों अलग अलग डायरेक्शन के थे। जैसे दिल्ली जो है वो एक तरीके से हमारा नॉर्थ पोर्शन है, चेन्नई जो है वो साउथ का सबसे पॉश सिटी है, उसी तरीके से कोलकाता है और मुंबई है, ठीक है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के जो सबसे बिजीएस्ट या फिर हमारे कह लीजिए 4 मेट्रो सिटीज़ को उठाया गया और इनके बीच में आपस में एक कनेक्शन बनाया गया। तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ, राइट। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, ये हमारा नॉर्थ पोर्शन है,
और दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, मुंबई जो है वो हमारा वेस्ट पोर्शन हो गया। तो दिल्ली टू मुंबई आने के लिए जो कंस्ट्रक्शन किया गया वो NH8 बना, राइट। फिर मुंबई टू चेन्नई आने के लिए जो हमारा नेटवर्क जो बना रोड का वो NH4 है। फिर चेन्नई जो कि हमारा साउथ में है, और यहाँ से ईस्ट कोलकाता जो है वो ईस्ट पोर्शन में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा बना वो NH5 बना, और फिर कोलकाता से दिल्ली के लिए जो कनेक्टिविटी बनी वो हमारी बनी NH12, राइट। तो फिर जो NH2 तो ये हमारे 4 मेट्रो सिटीज़ को मिला के जो एक कोऑर्डिनेटर फॉर्म किया गया, NH8, NH4, NH5 एंड NH2, ये हमारा गोल्डन कोऑर्डिनेटर नाम से फेमस हुआ। उसके अलावा हम लोग एक बनाया गया कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नाम से। तो इसमें क्या किया गया, जो सबसे नॉर्थ साइड का जो सबसे अपर पॉइंट था, साउथ का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था, बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्ट और एक्सट्रीम ईस्ट, एक्सट्रीम नॉर्थ, एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम ईस्ट एंड एक्सट्रीम वेस्ट को लेके जो कॉरिडोर बनाया गया वो हमारा बना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, राइट। तो नॉर्थ से हमने जो एरिया सेलेक्ट किया, नॉर्थ से जो सिलेक्शन हुआ था वो श्रीनगर का, साउथ से जो हुआ वो कन्याकुमारी, ईस्ट से हुआ आसाम, और वेस्ट से हुआ गुजरात, ठीक है। तो इन सबों को जोड़ा गया आपस में। तो श्रीनगर जो है वो हमारा सबसे एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट हो गया, साउथ से जो हमारा एक्सट्रीम साउथ हो गया वो कन्याकुमारी हो गया, ईस्ट से हो गया हमारा आसाम, और वेस्ट से हो गया हमारा गुजरात, राइट। तो इन चारों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया गया, तो वो हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहलाया। और बीच में ये जो हमारा जंक्शन पॉइंट बना वो झांसी बना, ठीक है। तो ये जो झांसी है, झांसी जंक्शन पॉइंट बना इस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉरिडोर बनते हैं हमारे, ये कई सारे NH का कॉम्बिनेशंस होता है। तो बीच में जो हमारा हब पॉइंट बना हुआ है वो झांसी बना हुआ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में। कॉमन पॉइंट है झांसी, जहाँ से हर एक झांसी सिटी से हर जो होगा वो कनेक्टेड होगा, जो हमारा एक्सट्रीम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लोकेशन है, राइट। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन कोऑर्डिनेटर इन दोनों का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब ये देखते हैं कि बारी बारी कौन कौन से NH है जो काफ़ी फेमस है, लाइक NH1। कुछ बेसिक नेशनल हाईवेज़ के बारे में हमको जानना चाहिए। लाइक NH1 है हमारा, NH1 कहाँ से कहाँ का है, दिल्ली टू अमृतसर के लिए, राइट। फिर NH2 अभी हमने देखा दिल्ली टू कोलकाता के लिए NH2 था, ठीक है। NH3 बना हमारा आगरा टू मुंबई, NH4 बना मुंबई टू चेन्नई, NH5 इज़ फॉर कोलकाता टू चेन्नई, NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी। NH7 जो है हमारा वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है, और ये हमारा अब तक का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे था, ठीक है। NH7 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे वाराणसी टू कन्याकुमारी। NH8 जो है वो हमारा दिल्ली टू मुंबई बना, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं NH8। और उसके बाद से NH15 इसलिए फेमस है क्योंकि जो हमारा राजस्थान का 50% ऑफ द एरिया है, 50% ऑफ द एरिया राजस्थान को वो कवर करता है। तो NH15 है हमारा जो सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करने वाला नेशनल हाईवे है NH15, जो कि राजस्थान में है। पर NH223 इसलिए फेमस है क्योंकि ये अंडमान एंड निकोबार में है और वहाँ का ओनली नेशनल हाईवे है, ठीक है। NH223 इज़ ओनली नेशनल हाईवे इन अंडमान एंड निकोबार, राइट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक नेशनल हाईवे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने देखा। अब आते हैं हम लोग जो हिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट है उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारा कहाँ से हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले है हमारा रोमन रोड, ठीक है। तो रोमन रोड में क्या है कि जो हमारा रोमन रोड था वो सबसे एंशियंट पेवमेंट कंस्ट्रक्शन बना। जैसे कि आप कभी भी किसी भी बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स में जाइए तो आपको अभी भी देखने को रोमन रोड मिल सकते हैं। इसमें क्या किया गया था, सबसे पहले तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं एक क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये जो हाफ पोर्शन है हमको वो एक्सट्रीम हाफ पोर्शन दिखाया गया है, ठीक है। सबसे नीचे जो है हमने जो इसकी जो डेप्थ रखी थी, मतलब जो हमारी थिकनेस थी पूरी, वो 0.75 से लेके 1.2 मीटर तक की थी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। मतलब उस समय पेमेंट की जो थिकनेस हुआ करती थी वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी इन कंपैरिजन टू आज के, ठीक है। और जो ये विड्थ रखी गई है वो विड्थ कह रही हूँ, सॉरी, जो पेमेंट की विड्थ है वो विड्थ 2.2 to 2.5 मीटर है। ये क्रॉस सेक्शन से हाफ डिस्टेंस की दिखा रही है, ठीक है।
तो सबसे नीचे क्या है कि हमें, क्योंकि एज अ सबग्रेड हम किसी भी स्टेबल मटेरियल को सबसे ज़्यादा नीचे रखते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक हार्ड स्ट्रैटम प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे नीचे इन्होंने क्या किया था कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन रखा। लार्ज फाउंडेशन स्टोन कितना, 10 to 20 सेंटीमीटर थिकनेस का, ठीक है। जो सबसे नीचे लगाया गया था वो हमारा लार्ज फाउंडेशन स्टोन लगाया गया, जो कि 10 to 20 सेंटीमीटर का था, और ये एक हार्ड स्ट्रैटम फॉर्म करने के लिए लगाया गया था, ठीक है। तो ये 10 to 20 सेंटीमीटर रखा गया। उसके बाद से जो हमारी बीच की लेयर थी वहाँ पर क्या किया गया कि ब्रोकन स्टोन लाइन एंड मोर्टार के मिक्सचर को यहाँ पे पुट किया गया, ठीक है। तो जो ब्रोकन स्टोन, जो हमारे इजीली अवेलेबल ब्रोकन स्टोन थे, उनको रखा गया विद लाइम मोर्टार के साथ, और इनकी जो थिकनेस रखी गई वो बाइंडिंग के लिए हमने लाइम को यूज़ किया गया, और जो हमारा ब्रोकन स्टोन था उसके साथ रखा गया। इनको रखा गया हमें 25 to 40 सेंटीमीटर की थिकनेस पर, ठीक है। उसके बाद से जो हमारी टॉप सरफेस थी वो हमारी लाइम कंक्रीट की थी, और लाइम कंक्रीट की जो टॉप सरफेस थी वो 25 to 40 सेंटीमीटर रखा गया, ठीक है। तो अब हम इन सारों को अगर ऐड कर दें तो इन सारे को ऐड करने के बाद हमें जो वेरिएशन मिलेगा वो 0.75 से लेके 1.2 मीटर तक का मिलेगा। यानी सबसे नीचे हमने क्या किया, लार्ज फाउंडेशन स्टोन रखा 10 to 20 सेंटीमीटर का, और ये हमारा जो लार्ज फाउंडेशन स्टोन था इसको रखने का एक ही मतलब था कि हम चाहते थे कि जो हमारा सबग्रेड हो वो सफिशिएंट हार्ड हो। तो एक हार्ड स्ट्रैटम प्रोवाइड करने के लिए लार्ज फाउंडेशन स्टोन का रखा गया। फिर जो हमारा बीच का आप कह सकते हो कि जो एक तरीके से सब बेस और बेस कोर्स का जो लेयर था वो जो है वो ब्रोकन स्टोन का रखा गया, और ब्रोकन स्टोन और लाइम के मोटार के साथ मिक्स करके, जिसका थिकनेस जो था वो अराउंड 25 to 40 सेंटीमीटर के आसपास था। फिर जो सबसे टॉप सरफेस थी वो हमारी लाइम कंक्रीट की थी, जिसका थिकनेस तकरीबन 25 to 40 सेंटीमीटर के आसपास का रखा गया, ठीक है। टोटल थिकनेस हो गई हमारी 0.75 मीटर टू 1.2 मीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम थिकनेस रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमें फिलर मटेरियल की ज़रूरत आएगी। तो फिलर मटेरियल ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगा। तो हमें क्या करना है कि अभी जो हमारा जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें क्या करते हैं, थिकनेस को कम रखते हैं और मटेरियल की क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि क्वालिटी सफिशिएंट हार्ड हो, सफिशिएंट मतलब स्ट्रेंथ हो उसमें, ताकि जो लोड है ट्रैफिक का वो उसको बेयर कर ले, और थिकनेस को कम से कम रखें, ताकि जो है हमारा पेवमेंट जो हो वो पेवमेंट किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा फिलर मटेरियल यूज़ ना करना पड़े उसमें, ठीक है। अब क्या था कि अगर हम कॉर्नर पे स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि कभी भी हम लोग जब पेमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं और अगर हम लोग कॉर्नर को स्टेबल नहीं रखेंगे तो होगा क्या कि जैसे जैसे उस पर लोड पड़ेगा तो हमारे कॉर्नर से जो होता है डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया था, एक कर्व स्टोन, लार्ज कर्व स्टोन को रखा गया कॉर्नर पे, एक हमारा लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये तो कुछ इसका कंस्ट्रक्शन टाइप था कि ऐसे से इस रोड को बनाया गया। ये काफ़ी एंशियंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसको हम देखते हैं किसमें क्या है। अब देखिए सबसे पहले आया कि ये जो रोड बनाई जाती थी वो उस पर कोई भी ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं होता था, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, रोड बनाते हैं तो हम लोग कैम्बर देते हैं, सुपर एलिवेशन देते हैं। कैम्बर हम देते हैं ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से, सुपर एलिवेशन देते हैं किसी भी हॉरिजॉन्टल कर पे, तो हम लोग इनर एज और आउटर एज के रिस्पेक्ट में देते हैं। तो इसमें इस स्ट्रेट को बिल्कुल, इस जो हमारा रोड का कंस्ट्रक्शन था उनको बिल्कुल हम लोगों ने स्ट्रेट बनाया, उसमें कोई भी ग्रेडियंट जो है वो नहीं दिया गया, ठीक है। तो जो कोई भी ग्रेडियंट ना देने की वजह से यहाँ पे वाटर लॉगिंग की कंडीशन जो थी वो उस समय काफ़ी ज़्यादा हो जाया करती थी, ठीक है। जो टोटल थिकनेस रखी गई वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो एक ये हमारा डिसएडवांटेजेस ही है कि अगर कोई ग्रेडियंट नहीं होगा तो हमारा वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाएगी, तो बिल्कुल वो मड़ी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने एज अ बाइंडर भी क्या यूज़ किया है, लाइम कंक्रीट को यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद से जो हमने टोटल थिकनेस रखी है वो टोटल थिकनेस काफ़ी ज़्यादा थी, 0.75 to 1.2 मीटर, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा थिकनेस रखेंगे उतना ही फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद से जो वियरिंग कोर्स है, यानी वियरिंग कोर्स मतलब ये जो हमारा टॉप सरफेस है, इसमें क्या किया गया, ये क्या कंसिस्ट करता है, लार्ज स्टोन, और इसको सेट करने के लिए हमने लाइम मोटार का यूज़ किया। तो लाइम मोटार का यूज़ करके हमने जो स्टोन थी उसकी फिक्सिंग की, ठीक है। और ये जो रोड बना वो रोड बना तकरीबन 580 किलोमीटर की रोड हमने, रोड लेंथ जो बनाई थी रोमन टाइम में जो टोटल लेंथ कंस्ट्रक्ट किया गया रोड का वो 580 किलोमीटर के अराउंड किया गया था। ये तो रोमन रोड था। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा दूसरा टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है ट्रेसागट। तो ट्रेसागट कंस्ट्रक्शन जो था इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर।
तो ये हमारा सबसे नीचे जो ट्रेसा गट में था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ जो है वो ग्रेडियंट दिया गया है इसमें। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे नीचे जो सरफेस थी वो जैसे कि दिख रही है कि ये है हमारी लार्ज फाउंडेशन स्टोन की सरफेस, ठीक है। लार्ज फाउंडेशन स्टोन की सरफेस थी, और फिर क्या किया है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो थिकनेस रखी गई है लगभग 30 सेंटीमीटर के अराउंड की, और ये क्रॉस सेक्शन से एक साइड का दिख रहा है हमको, ठीक है। हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया है, क्रॉस सेक्शन से वन साइड है, और क्रॉस सेक्शन से उतना ही, जैसे कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर देखिए क्रॉस सेक्शन से लेफ्ट साइड में, तो उतना ही हमारा राइट साइड में भी होगा, तो ये हमने देखा है। तो ये जो हमारी टोटल थिकनेस रखी गई, वो टोटल थिकनेस सेंटर पे रखी गई 30 सेंटीमीटर की, और जो विड्थ रखी गई क्रॉस सेक्शन से लेफ्ट साइड की वो 2.7 मीटर के अराउंड थी, ठीक है। सबसे नीचे क्योंकि हमें एक हार्ड स्ट्रैटम बनाना है ताकि जो हमारा लोड है वो हार्ड स्ट्रैटम पे पड़े और डिफॉर्मेशन ना हो, तो इसके लिए लार्ज फाउंडेशन स्टोन लगाया गया है सबसे नीचे की सरफेस पे। और वो जो सबसे नीचे की सरफेस पे लार्ज फाउंडेशन स्टोन, जैसा कि हम ये देख सकते हैं यहाँ पर सबसे नीचे वाला जो है वो हमारा लार्ज फाउंडेशन स्टोन है, और इसकी थिकनेस रखी गई लगभग 17 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या किया गया, ब्रोकन स्टोन लगाया गया, जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्रोकन स्टोन है, और ये जो ब्रोकन स्टोन लगाया गया है, ये ब्रोकन स्टोन की थिकनेस रखी गई लगभग 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा सबसे ऊपर हमने क्या किया, सबसे ऊपर जो है वो 5 सेंटीमीटर की रखी गई हमारी थिकनेस सबसे ऊपर की, ठीक है। तो जो हमारी सबग्रेड की थिकनेस होगी वो हमारी हो जाएगी जो टॉप सरफेस है उसकी 5 सेंटीमीटर की थिकनेस, ठीक है। तो टोटल थिकनेस आप देख लीजिए इस हिसाब से, तो ये हमारी 17 सेंटीमीटर की थिकनेस लार्ज फाउंडेशन की हो गई, 8 सेंटीमीटर की थिकनेस हमारी ब्रोकन की हो गई, और 5 सेंटीमीटर थिक ये वाले हो गई हमारी। तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो हमें लगभग 30 सेंटीमीटर के अराउंड मिलेगा, राइट। उसके बाद से क्या किया, ड्रेनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ है वो हमेशा एक दूसरे पे मॉडिफिकेशन होता गया। तो जो रोमन रोड बना था उसमें कोई भी ग्रेडियंट प्रोवाइडेड नहीं था, तो इसमें क्या किया गया, जो शोल्डर का स्लोप दिया गया वो 1/20 का दिया गया, और वो प्रोवाइड किया गया एक साइड ड्रेन देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोपिंग वेयरिंग सरफेस रखा गया, जो वेयरिंग सरफेस था ऊपर का टॉप सरफेस, इसकी जो स्लोपिंग रखी गई वो 1/45 की रखी गई। 1/45 का मतलब 45 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे 1, जैसे कि अगर 45 सेंटीमीटर की अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस माने तो 1 वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि 45 सेंटीमीटर और 45 मीटर का अगर हम कुछ भी हमारा जो भी मेजरमेंट स्केल है, तो 45 के डिस्टेंस पे 1 जो होगा वो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होगा, और इट्स ऑब्वियसली ये सेंटीमीटर में ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम वर्टिकल डिस्टेंस को नहीं रख सकते। वर्टिकल डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो हमारे लिए अनकम्फर्टेबल हो जाएगा उस पेमेंट या उस रोड पे किसी भी व्हीकल्स के लिए चल पाना। तो ये तो हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया, कुछ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब इसमें ये लिखा गया है कि सबग्रेड वॉज प्रिपेयर्ड एंड अ लेयर ऑफ लार्ज फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड ऑन द एज बाई हैंड। ये जो सबसे यहाँ पर लार्ज फाउंडेशन स्टोन की जो फिक्सिंग की गई थी, वो लार्ज फाउंडेशन स्टोन की फिक्सिंग हाथ से की गई, ठीक है। ये हाथ से की गई थी इसकी फिक्सिंग, जो हमारा 17 सेंटीमीटर थिकनेस की लार्ज फाउंडेशन स्टोन है। और हमें जो कॉर्नर के लिए, जैसे इसके पहले हमने कॉर्नर की स्टेबिलिटी के लिए दिया हुआ था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, कर्व स्टोन को लगाया। इसी तरीके से यहाँ पर भी कॉर्नर जो है उसको फाउंडेशन स्टोन को उसको हम लोग ने क्या किया, एक हैमरिंग से इसको कॉर्नर को फिक्स कर दिया, और वहाँ पर हम लोगों ने एक कर्व स्टोन लगा दिया। तो जो हमारा फाउंडेशन का कॉर्नर हो गया उसको हम लोगों ने हैमरिंग से फिट किया है, ठीक है। और जो हमारा ब्रोकन स्टोन है उसको फिल किया अप टू अ थिकनेस ऑफ 8 सेंटीमीटर, और फिर 8 सेंटीमीटर की थिकनेस। सबसे पहले तो हम लोग कोई भी लेयर अगर हम लोग रखेंगे, जैसे लार्ज फाउंडेशन स्टोन को रखा, तो उसको हम लोग बिल्कुल सेट करेंगे, उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, ज़रा सा भी वॉइड उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वॉइड होगा तो जैसे जैसे उस पर लोड पड़ेगा, या फिर जैसे मान लीजिए बारिश होती है और अगर कहीं से भी वाटर आता है, तो उसका सबसे पहले हम लोग जब भी लेयर बाय लेयर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन दोनों करके ही आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज़ उसका डिफॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से थर्ड पॉइंट है, द टॉप सरफेस वॉज मेड विद अ स्मॉलर stone and compacted to a thickness of 5 centimeter, giving a cross slope of 1/45 to provide surface drainage। तो जो हमने जो टॉप थिकनेस रखी थी वो हमने बताई है कि हमने 5 सेंटीमीटर की थिकनेस रखी, और जो हमने यहाँ पे क्रॉस स्लोप दिया वो 1/45 का दिया, ताकि ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। और यहाँ पे जो शोल्डर्स थे उन शोल्डर्स पे भी ड्रेन ऑफ के लिए हम लोगों ने जो था स्लोप जो है वो प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेसा गट हो गया, ट्रेसा गट कंस्ट्रक्शन में। अब आते हैं हमारा थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमारा टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन।
तो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया, अब थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हमको हर बार देखने को मिलेगा। अब टेलफोर्ड में जो इसके डिसएडवांटेजेस थे रोमन और ट्रेसागट के, उसको ओवरकम किया गया, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पर जो हमारा सबसे नीचे का स्टोन है, सबसे नीचे का स्टोन को एक वेरिंग साइज़ में लगाया गया है। एक यूनिफॉर्म साइज़ का ये स्टोन नहीं है हमारा, ये जो स्टोन है वो वेरिंग साइज़ का है। तो जो सबसे पहले तो हमने जो थिकनेस रखी है यहाँ पर, थिकनेस देखी जाए तो इधर की जो थिकनेस थी वो स्टोन की वो 17 सेंटीमीटर की थी, और इधर का जो सबसे जो सेंटर का थिकनेस था वो 22 सेंटीमीटर का था, ठीक है। अब ऐसा इसलिए प्रोवाइड किया गया क्योंकि बीच का जो हमारा पोर्शन होगा पेवमेंट का, उसको हमें क्रॉस स्लोप देना है। तो इन्होंने क्या किया, बीच के पोर्शन को राइज करने के लिए ये जो कर्व स्टोन था इसको बढ़ा दिया, इस कर्व स्टोन की थिकनेस को उसको बढ़ा दिया थिकनेस को, ठीक है। तो हमारा जो ये एक्सट्रीम ये जो लेफ़्ट वाला है उसका हम लोगों ने रखा 17 सेंटीमीटर का, और ये जो रखा इसका 22 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस रखी, ठीक है। फिर अगर हम इसी तरीके से इसका जो ये जो विड्थ है वो हमारा 4.5 मीटर का दिखा रहा है, उसी तरीके से हमारा यहाँ सेंटर से लेके राइट हैंड साइड में भी 4.5 मीटर का पेमेंट होगा, और फिर सेम जैसे प्रोसीजर इधर फॉलो हुआ वही प्रोसीजर इधर भी फॉलो होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन है, और फाउंडेशन स्टोन पे हम लोगों ने क्या किया, 17 सेंटीमीटर का एक कॉर्नर में, और जो सेंटर पोर्शन था हमारा वहाँ पे हमने 22 सेंटीमीटर थिकनेस का जो फाउंडेशन स्टोन था उसको सेट किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमारा जो एंगुलर ब्रोकन स्टोन था वो उसको हम लोगों ने लगाया, और वो जो था हमारा साइज 7 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करेगा। तो ये हमारा एंगुलर ब्रोकन स्टोन लगाया, और उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर का जो टॉप सरफेस वेयरिंग कोर्स था इसको हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर थिकनेस रखा सरफेस वेयरिंग कोर्स का, और वो भी हमारा ब्रोकन स्टोन ही था, थोड़ा सा फाइन ब्रोकन स्टोन था, ठीक है। और जो हमने यहाँ पर क्रॉस ड्रेनेज दिया हुआ है, क्रॉस स्लोप दिया हुआ है, वो क्रॉस स्लोप हमने दिया 1/45 का। यहाँ पर जो साइड में कर्व स्टोन ना लगा के यहाँ पर ब्रोकन स्टोन और लाइम मोटर का यूज़ करके ब्लॉक्स बना के लगाया गया, ताकि डिफॉर्मेशन जो है वो हमारा लेटरली पेवमेंट का ना हो, ठीक है। तो ये तो हमारा टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन था कि किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। तो इसमें क्या था कि जो हमारा सबग्रेड को प्रिपेयर किया गया, सबग्रेड देखा जाए तो जो हमारी विड्थ हमने कितनी रखी 4.5 मीटर इधर और 4.5 मीटर रेस्ट जो हमारा एक पार्ट होगा, यानी टोटल विड्थ जो रखी गई पेमेंट की वो 4.5 प्लस 4.5, तो हमारा टोटल विड्थ हो गया पेमेंट का 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर जो हमने फाउंडेशन स्टोन लगाया, ये फाउंडेशन स्टोन जो था वो हमारा वेरिंग साइज़ का था, और वेरिंग साइज़ थिकनेस कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 17 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट वाला है, और 22 सेंटीमीटर जो है वो कॉर्नर का है। फिर जो हमारा राइट हैंड साइड में आएगा वो भी 17 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बिल्कुल स्टेबल जो करके हाथ से लगाया, ठीक है। फिर जो हमारा सेंट्रल पोर्शन आता है, ये जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा 4.5 प्लस 4.5 टोटल हमारा आ जाता 9 मीटर का, ठीक है। तो 9 मीटर में भी ये जो हमारा सेंटर का 5.5 मीटर का जो विड्थ है उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने बनाया, थोड़ा सा उसको राइज करके बनाया गया, ताकि उसमें अच्छे से जो ट्रैफिक है वो रन कर सके, और जो हमारा ड्रेनेज की प्रॉब्लम भी हो वो भी ना हो। और एंगुलर ब्रोकन स्टोन को भी उसमें लगाया गया, और हम लोगों ने जब एंगुलर ब्रोकन स्टोन को लगाया तो कॉम्पैक्ट होने के लिए ट्रैफिक, जैसे कभी भी हम लोग पेमेंट का लेयर बाय लेयर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन दोनों को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से जो हमारे टॉप बेयरिंग सरफेस थी उसको 4 सेंटीमीटर थिक रखा गया, और उसका जो क्रॉस ड्रेनेज रखा गया वो 1/45 का रखा गया, ठीक है। तो ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन टाइप था वो टेलफोर्ड के लिए था। अब आता है हमारा लास्ट जो है हमारा मैकडम कंस्ट्रक्शन है, और मैकडम कंस्ट्रक्शन में कैसे किया गया। अब मैकडम कंस्ट्रक्शन जो है वो जो भी कमियाँ हमारी टेलफोर्ड, ट्रेसागट और रोमन में थी उसको ओवरकम किया गया मैकडम कंस्ट्रक्शन में। तो मैकडम कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए इसमें सबसे पहले क्या किया गया था, जिससे हम ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि इन तीनों में आप देख सकते हो कि जो रोमन रोड था, रोमन रोड पे तो बिल्कुल भी ग्रेडियंट प्रोवाइड किया ही नहीं गया, तो यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग की कंडीशन आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद से इसको ओवरकम किया गया थोड़ा सा ट्रेसागट में, और उसमें भी जो कमियां आ रही थी उसको ओवरकम किया गया टेलफोर्ड में। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेयरिंग कोर्स था, वेयरिंग कोर्स को इन लोगों ने बिल्कुल जो कंस्ट्रक्शन हुआ उस टाइम में वो बिल्कुल ऐसे रखा गया कि हमने क्रॉस स्लोप दिया वो बिल्कुल टॉप सरफेस पे ही दिया, बॉटम सरफेसेस पे नहीं था क्रॉस स्लोप। मैकडम कंस्ट्रक्शन में जो एक चीज़ इम्प्रूव हुई कि अगर यहाँ पे क्रॉस स्लोप टॉप सरफेस पे दिया गया था तो बॉटम सरफेस पे भी क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया गया, क्योंकि क्या होता है कि अगर इन केस अगर
अगर रेनफॉल की कंडीशन आती है और पानी जो है वो पेवमेंट के थ्रू होते हुए अगर वो नीचे की लेयर्स तक पहुंचता है, क्योंकि पानी का जो मूवमेंट होगा वो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल दोनों डायरेक्शंस में होता है, और अगर ये पानी जो है तो वो हर लेयर से अपने आप को ड्रेन आउट कर सकता है, क्योंकि हर लेयर में क्या किया गया था, उसको ड्रेन किया गया, ठीक है, उसको क्रॉस